प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन का परिचय जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननियाल गांव पंदा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा, लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया था। अर्थात सन 1930 से पहले उनका मूल नाम है वह केदार पांडेय था। जब से वह बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए तब से उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और तब से उनको राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना जाता है। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था और इस महान साहित्यकार का सन 1963 में देहांत हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में इनकी अतुल्य उपलब्धि रही। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। इनकी एक रचना वोल्गा से गंगा, ये हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित रचना भी रही। वोल्गा से गंगा के अलावा उन्होंने मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, भागो नई दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 के आसपास है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर उन्हें महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ पर लुप्त प्राय सामग्री का तात्पर्य यह है कि उस विषय की ओर है अधिकांश लेखक और कवियों का ध्यान नहीं गया, तो ऐसी लुप्त प्राय सामग्री की ओर इनका ध्यान है, इन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट किया और उसको है हिंदी साहित्य जगत में है सबके सामने लाने का श्रेय राहुल जी को जाता है। हमारे यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित लासा की ओर पाठ पढ़ने के लिए लिया गया है। ये पाठ साहित्यिक विधा की दृष्टि से यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त हिंदी साहित्य की वह गद्य विधा है जिसके अंतर्गत लेखक अपनी कोई यात्रा करता है। अपनी यात्रा के अनुभवों को जब लेखक कलमबद्ध कर देता है तो वह रचना है वह यात्रावृत्त कहलाती है। यहाँ लासा की ओर, लासा शब्द है वह तिब्बत की राजधानी है। लेखक ने नेपाल से तिब्बत की राजधानी लासा तक जो यात्रा की है, उसी यात्रा के दौरान अपने अनुभवों को उन्होंने शब्दबद्ध किया और ये पाठ के रूप में लिखा। तो ये जो पाठ है लेखक द्वारा लिखा गया है वह यात्रावृत्त कहलाता है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। यहाँ पर घुमक्कड़ी शब्द, ये शब्द कबीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कबीर भी है एक जगह टिकते थे बल्कि घूम घूम कर अपने उपदेशों को देते थे और वास्तव में भ्रमणशील रहने से है हमें अनेक अनुभवों की जानकारी होती है। ये कबीर का मत था और ऐसा कैसा मत है वह राहुल सांकृत्यायन जी का भी है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उसे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। अर्थात भ्रमणशील जीवन व्यतीत करने के लेखक है वह फायदे बता रहा है कि हमें यात्रा करने से मनोरंजन होता है, साथ में हमारा ज्ञान में बढ़ोतरी भी होती है तथा हम अज्ञात स्थलों की जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमारी भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। वास्तव में यहाँ पर लेखक को पूर्व में लेखक के परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि लेखक अनेक भाषाओं के जानकार हैं, तो अनेक भाषाएं सीखने के पीछे है उनका यही घुमक्कड़ी जीवन होने का ही मूल आधार है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों पर भौगोलिक वर्णनों के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। इस यात्रा वृत्तांत में भी हम देखेंगे कि तिब्बती समाज की जो भौगोलिक जनजीवन है, अर्थात वहाँ की जो हिमालय की जो विशाल श्वेत शिखर है उनका वर्णन, वहाँ के दुर्गम रास्तों के वर्णन के साथ साथ वहाँ का सामाजिक, वहाँ का राजनीतिक, वहाँ की जो परिस्थिति है उसका भी जीता जागता वर्णन है हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं कि यह अंश है वह राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का
से लिया गया। अर्थात राहुल जी ने ये एक ही यात्रा नहीं की तिब्बत की, बल्कि बहुत सारी यात्राएं की है। और इस पाठ में उनकी पहली जो तिब्बत की यात्रा है उसका वर्णन है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। अर्थात उस समय में भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखारी के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेखक की जो ये यात्रा है, पहले हम यात्रा जान लेते हैं कि लेखक भारत का रहने वाला है और ये तिब्बत की है। तो यहाँ पर ये भारत, ये नेपाल, भूटान, ये उत्तरी पूर्वी राज्य और नीचे में बांग्लादेश आ जाता है। ठीक ऊपर में ये तिब्बत इलाका कहलाता है और इसकी राजधानी है ये लासा है। लेखक ने ये यात्रा है वो नेपाल के रास्ते से की थी, भारत के माध्यम से नेपाल, और नेपाल से लेखक ने ये लासा की यात्रा की थी। उस समय में जो हमारे देश का जो सिक्किम प्रदेश है, यहाँ पर फरी, कालिम्पोंग इत्यादि जो जगह है, यहाँ से उस समय में भारतीयों को ये अनुमति मना थी। इसलिए लेखक ने भिखारी के वेश में नेपाल के माध्यम से ये यात्रा लासा तक की थी। तो इस दौरान हम देखते हैं कि नेपाल से ये जो लासा तक का यात्रा है, इसके बीच में विशाल हिमालय पर्वत है और विशाल हिमालय जो अपने अगम पहाड़ों से परिचित हैं। हम जानते हैं कि हिमालय की विशाल जो श्रृंखला है, जिसमें ऊंचे ऊंचे श्वेत शिखर, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, वो नजर आते हैं और वहाँ पर कठिन रास्ते हैं। तो इन्हीं रास्तों के माध्यम से लेखक ने ये यात्रा की थी, जिसका वर्णन है इस पाठ में किया गया और हम देखेंगे। लेखक की इस तिब्बत तक की यात्रा के बारे में कुछ बिंदु है जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि लेखक ने ये यात्रा है वो तिब्बत की राजधानी लासा तक यात्रा की है और नेपाल के रास्ते के माध्यम से की है। उस समय में भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखारी के वेश में एक यात्रा करनी पड़ती। अपनी यात्रा के दौरान लेखक अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक बौद्ध भिक्षुक था जो उसका सहयात्री था, जिसका नाम था सुमति। सुमति का परिचय भी जान लेते हैं हम। लेखक का सहयात्री सुमति था। सुमति बौद्ध भिक्षु था। वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला था, जो एक मंगोल भिक्षु था। उसका नाम लोबजंग शेख था, जिसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा, क्योंकि उक्त नाम लोबजंग शेख है पुकारने में कठिनाई महसूस होती थी लेखक को, इसलिए इसका अर्थ है वह सुमति प्रज्ञ था। इसलिए लेखक ने उसको संक्षेप में है सुमति नाम से पुकारा इस पाठ में। और पूरी यात्रा के दौरान सुमति व लेखक के साथ था। उधर तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी है, अधिक लोग हैं, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार है बहुत ही अधिक है, और सुमति भी बौद्ध धर्म का प्रचारक था, इसलिए उसकी जान पहचान के लोग हैं वह तिब्बत में थे। इसलिए अनेक सारी कठिनाइयों से भी लेखक अपनी यात्रा के दौरान सुमति के कारण है वो बचता है। इस पाठ की कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हमें जान लेना आवश्यक है, जो हमें पाठ पढ़ते समय में हमारे काम आएगी। पूरा पाठ अब एक यात्रा का वर्णन है और इसमें पूरे जो यात्रा है वो दुर्गम पहाड़ों के रास्ते से यात्रा की लेखक ने। हम देखेंगे किस प्रकार विशाल हिमालय में जहाँ कठिन रास्ते हैं, लगातार चढ़ाई पर चढ़ना होता है या फिर उतराई से उतरना होता है, संकरे रास्ते होते हैं, चलने में दिक्कत होती है, वहाँ पर कोई परिवहन के साधन नहीं है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है, कई बार घोड़ों पर सवार होकर भी लेखक को यात्रा करनी पड़ती है। तो ऐसी अपनी यात्रा के दौरान दुर्गम पहाड़ी रास्तों में लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यात्रा के दौरान। अपनी यात्रा के दौरान लेखक हिमालय के विशाल श्वेत शिखरों का भी सामना करना पड़ता है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और ऐसी जगह पर जहाँ पर ठंड के साथ साथ वहाँ की जो धूप है बड़ी कड़क धूप होती है, जिसका भी लेखक को सामना करना पड़ता है और अपना सामान खुद उठाकर चलना पड़ता है। इसके साथ इस पाठ में हमें तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि तत्कालीन समय में सन 1929-30 के आसपास तिब्बती समाज कैसा था। इसमें लेखक ने बताया कि उस समय का जो तिब्बती समाज था वास्तव में दूसरे लोगों की मदद करने वाला था। अपरिचित व्यक्तियों की वो मदद करते थे, केवल भिखारी को चोरी के डर से अपने घर के भीतर नहीं घुसने देते थे। साथ ही वहाँ पर जाति पाति छुआछूत जैसी कोई भी भावना नहीं थी। औरतें हैं वो पर्दा भी नहीं करती थी। ऐसी मतलब सामाजिक जो कुप्रथा है वो देखने को नहीं मिलती थी तत्कालीन समाज में। लेकिन उस समय वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, नाम मात्र की थी। और लोग है बंदूक पिस्तौल को है वो लाठी की तरह वो अपने पास रखते थे। तो कानून व्यवस्था वहाँ पर है जिस रूप में थी उसके बारे में भी बताया गया।
इसके साथ वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है कि वहाँ की जो ज़मीन है वह अधिकतर जागीरदारों में बटी हुई थी और अधिकतर जागीरदारी के हिस्से हैं वह बौद्ध मठों के हाथ में थे। तो बौद्ध मठ के जो भिक्षु थे वह खेती करते थे और मजदूरों को है वो बेगार में काम करवाते थे और यहाँ तक कि एक बौद्ध भिक्षु है उसके आदेश है वह राजा के समान थे, राजा से कम उसके आदेश नहीं थे, ये भी इसमें बताया गया। इसके साथ तिब्बत में है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही अधिक था। जगह जगह है मोनिस्ट्री अर्थात बौद्ध मठ बने हुए थे और लेखक का जो साथ, लेखक स्वयं बौद्ध धर्म से दीक्षित था, लेखक का साथी वो बौद्ध भिक्षु था और वह जाते समय भी जगह जगह है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में है वह जो गंडे साथ में ले गए थे लोगों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए वह लासा की ओर बढ़ रहे थे। इस यात्रा के अंत में हम देखेंगे कि लेखक जब शेखर विहार अर्थात बौद्ध मठ में चला जाता है और वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े ग्रंथ हस्तलिखित पोथियाँ हैं लगभग 103 पोथी उन्होंने देखी और उन पोथियों को कंजूर कहा जाता है। जब लेखक है उन कंजूर को पढ़ने में रम जाता है तो उसका भी वर्णन किया गया है कि लेखक न चाहते हुए भी है उन ग्रंथों से वह उसको छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि उसके यात्रा का समय लासा की ओर उनको जाना होता है। तो इस पाठ का हम सारांश एक बार देख लेते हैं ताकि पाठ पढ़ते समय हमें आसानी रहेगी और बहुत सारी बातें हमें जिनके बारे में हम जान पाएंगे। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले जब फरी कलिम्पोंग का रास्ता नहीं बना था नेपाल से तिब्बत जाने का एक रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। ये रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था। अर्थात लेखक ने ये यात्रा है वो नेपाल के रास्ते से की थी क्योंकि उस समय में सिक्किम प्रदेश के अंतर्गत जो हमारा भारत से जो तिब्बत जाने का जो रास्ता वो खुला हुआ नहीं था और न भारतीयों को अनुमति, इसलिए लेखक ने भिखारी के वेश में ये यात्रा वो नेपाल के रास्ते से की थी। नेपाल का जो रास्ता था वह उस रास्ते में ये बताया गया कि जगह जगह किले बने हुए थे। अर्थात ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर चीनी सेना कभी रहा करती थी, खंडर थे वो। ऐसे खंडर में लेखक रुकता भी है अपने साथी के साथ में और विश्राम भी वह करते हैं। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत आदि का सवाल नहीं उठता है। वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं और चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को घर में नहीं घुसने देती। अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू या सास उसे आपके लिए पका देगी। अर्थात तिब्बत के अंतर्गत यात्रियों के लिए बहुत ही आराम की भी बातें थी। यदि आप अपरिचित हो बिल्कुल भी तो भी आप किसी के घर में किसी प्रकार की मदद ले सकते हैं। यदि आपको चाय भी पीने तो आप सामान देकर है वहाँ की किसी भी महिला से आप कहोगे तो वह आपके लिए उसको पका कर दे सकती हैं। केवल भिखारियों को घर में है वो चोरी के डर से वह अंदर नहीं आने देते थे। इस तरह से लेखक जब जो चीनी किला था जिसमें कभी चीनी सेना रहा करती थी, अब वहाँ तिब्बत के लोग रहते हैं, वहाँ पर वह ठहरे, उन्होंने चाय पी और उस परित्यक्त चीनी किले से जब वह चलने लगे, परित्यक्त का अर्थ है छोड़ा गया, अर्थात चीनी सेना पहले पूर्व में रहा करती है लेकिन अब चीनी सेना ने उसको छोड़ दिया इसलिए उसको परित्यक्त चीनी किला कहा गया। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चीते राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिर गाँव पहुँच गए। अर्थात उस किले से जब वह चलने लगे तो एक व्यक्ति राहदारी मांगने के लिए आया। राहदारी ये कहते हैं एक अनुमति पत्र होता है उस रास्ते जाने के लिए। अर्थात नेपाल से जब तिब्बत जाना होता है तो वहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा आपको एक अनुमति पत्र लेना होता है जिसे राहदारी कहा गया है और वह लेखक और सुमित्रो ने थी और जब लेखक उनको दे दी तो उनको आगे जाने दिया। इस तरह से वह चीन की तिब्बत की सीमा का आखिरी गांव जो थोंगला से पहले का आखिरी गांव है वहाँ पहुँच गए। यहाँ सुमति की पहचान और भिखारी होने के कारण भी रहने के लिए जगह मिली। अर्थात यद्यपि लेखक भिखारी के बेस में थे लेकिन सुमति की जान पहचान के लोग थे इसलिए थोंगला के पहले के आखिर गांव में उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक इस बात का जिक्र करता है कि जब मैं पहली यात्रा की थी और मैं एक भिखारी के वेश में था तो भी मुझे वहाँ पर है तिब्बत का जो अंतिम पहला गांव है सीमा पर, वहाँ पर हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकिन ठीक इसके 5 वर्ष बाद जब मैं एक भद्र यात्री के वेश में आया तो मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिली बल्कि एक है गरीब झोपड़े में मुझे रहना मिला। तो यहाँ पर सुमति की जान पहचान के कारण लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह मिलती है यद्यपि वह भिखारी के वेश में होते हैं। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते लौटे थे तो उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली और गरीब के झोपड़े में रहना पड़ा
क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे, फिर भी उनको है इस समस्या का सामना करना पड़ा। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। थोंगला ये तिब्बत में एक जगह का नाम है। डांडा कहते हैं जो सबसे ऊपरी हिस्सा। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। अब डांडे जो जगह है, जो पहाड़ी का सबसे ऊंचाई पर जो पहाड़ी होती है, जहाँ विकट मोड़ होते हैं, दुर्गम रास्ते होते हैं, उस जगह को कहा जाता है ये सबसे खतरे की जगह थी। ये समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर कोई भी किसी प्रकार के गांव के नाम निशान नहीं थी। डाकुओं के लिए छिपने की ये जगह बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर सरकार की भी इतनी शक्ति नहीं थी जो चोर डाकू पर लगाम कर सके। और इस जगह पर डाकू है वह सबसे पहले यात्रियों को मारते थे और फिर उसको लूट कर देखते कि उसके पास कुछ है या नहीं, क्योंकि वह अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते, गवाह नहीं छोड़ना चाहते। लेखक कह रहा है चूँकि यहाँ पर जो डाकू है वो पहले आदमी को मारते हैं और फिर उसको लूटते हैं, लेकिन हमें डाकू की परवाह नहीं थी, क्योंकि लेखक है वो भिखारी के वेश में था। इसलिए जब कभी भी उनको डाकू जैसी शक्ल के आदमी दिखते तो वह अपनी जीभ निकालकर हाथ आगे करके कुची कुची अर्थात दया दया, कुची कुची शब्द तिब्बती शब्द है, नेपाली शब्द, जिसका अर्थ होता है दया करना, रहम करना, और हम भिक्षा मांग लग जाते। इसलिए हमें डाकू से कोई भी डर नहीं था, क्योंकि हम भिखारी के वेश में थे। इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई पर डर बना हुआ था कि इतने ऊंचे पहाड़ पर हम चलेंगे कैसे। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्होंने दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और बिना हरियाली के पहाड़ देखे। उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा पीछे चलने लगा। अर्थात डांडा जो सबसे ऊंचाई पर जगह है, लेखक ने वहाँ पर 2 घोड़े कर लिए थे, जिसपे सुमति और लेखक दोनों सवार हो गए थे, और वह धीरे धीरे है वह चढ़ने लगे। बाद में उतराई थी, जो पहाड़ के ऊपर उतरना था, उनके साथ और भी लोग चल रहे थे। तो सुमति का घोड़ा आगे चल रहता है, लेकिन लेखक का जो घोड़ा है वो धीमा चलता है। तो लेखक ये सोचता है कि शायद इतनी यात्रा कारण थक गया होगा, इसलिए लेखक उसको मारना नहीं चाहता और वह आराम से चल रहा है। लेखक कह रहा है कि उस समय में घोड़ा ऐसे चल रहा था कि मानो ऐसा लग रहा हो कि घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे, मालूम ही नहीं चल रहा था। वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले गए थे। बाद में पूछ कर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था। अर्थात लेखक को वहाँ डांडा थोंगला से लंकोर की ओर जाना था। पहाड़ इतनी ऊंचाई है वो पूरी करके, लेकिन लेखक का घोड़ा है एक जगह पर 2 रास्ते फूटते थे। लेखक का घोड़ा है वो दूसरे रास्ते पर चला जाता है और 1.5 मील जाने के बाद में पता चलता है कि वह रास्ता भटक गए। तो पुनः वहाँ से आते हैं, और जब पुनः वहाँ से आते हैं कुछ समय बाद में, तो लेखक देखता है कि उसका साथी जो सुमति होता है वो बड़ा गुस्से में उबला हुआ खड़ा रहता है। एक तो वो मंगोल था, उसका चेहरा वैसे ही, लेकिन गुस्से से होने से उसका पूरा चेहरा है एकदम लाल सा हो गया था। और उसने लेखक को कहा कि कितनी देर हो गई मुझे इंतजार करते हुए, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, कितनी बार चाय गर्म किया है। तो लेखक ने कहा कि मित्र नाराज मत हो, देखो मेरा हिस्से में कैसा घोड़ा आया है। लेकिन उसके बाद में उस सुमति का गुस्सा है वो भी ठंडा हो जाता है और वे लंकोर में एक जगह जाकर है अच्छी तरह ठहरते हैं, और जहाँ पर भी सुमति के जान पहचान के लोग होते हैं। वे अब तिंगरी की विशाल, तिंगरी भी एक जगह का नाम है जहाँ मैदानी इलाका है, चारों ओर पहाड़ है, ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों से घिरा हुआ टापू है। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती है जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी है। आसपास के गाँव में सुमति के बहुत परिचित थे और वे उनसे जाकर मिलना चाहते, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। अर्थात तिंगरी के विशाल मैदान में लेखक वो पहुंच जाते हैं। तिंगरी के आसपास भी सुमति के जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, और वह बौद्ध धर्म के प्रचार स्वरूप जो गंडे लेकर आया था उनको बांटने के लिए जाना चाहता था, लेकिन लेखक को लासा पहुंचना था। इसलिए लेखक ने पहले सुमति को आसपास के यजमानों से मिलने के लिए मना कर दिया कि यदि तुम्हें इसमें कोई नुकसान होगा तो लासा पहुँचकर मैं पैसे दे दूँगा, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लासा पहुँचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति इस बात लेखक की बात पर मान भी गए। उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा था। अर्थात सुबह जल्दी नहीं शुरू हुए थे, इसलिए 10-11 बजे के आसपास उस समय में तिब्बत में है जो कड़ी धूप है वो हो जाती है। यदि हम सूरज की ओर मुँह करके चल रहे होते हैं तो हमारा आगे जो चेहरा है वो पसीने से तरबतर होता है और पीछे जो पीठ होती है वह बर्फ से एकदम ठंडी हो जाती है। यदि हम उस धूप से बचना हो तो मोटे कपड़े से सर को ढांक लेते हैं तो उस धूप से भी बचा जा सकता है।
वे पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलने चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। सुमति एक यजमान से आता, यजमान मेहमान को कहते हैं, जान पहचान को कहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं बौद्ध से, तो उन्होंने कहा शेखर विहार चलने के लिए कहा। शेखर विहार बौद्ध धर्म का एक मठ है जहाँ पर चलने के लिए सुमति है वो लेखक को कहता है। तिब्बत की ज़मीन, अब यहाँ पर तिब्बत की ज़मीन के बारे में बताया गया है कि तिब्बत की जो कृषि व्यवस्था है वहाँ की जागीरी है किस प्रकार की थी। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में, यहाँ पर मठ का अर्थ है बौद्ध धर्म के मठ। वे अपनी अपनी जागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की विहार की खेती के मुख्य भिक्षु नमसे से मिलते हैं, अर्थात जो बौद्ध मठ होता है शेखर विहार, उसके जो मुख्य भिक्षु होते हैं जिसका नाम होता है नमसे, उनसे मिलते हैं। वह काफ़ी भले आदमी होते हैं। वहाँ पर एक अच्छा बौद्ध धर्म का मंदिर होता है जिसमें बुद्ध वचन की अर्थात बौद्ध धर्म की हाथ से लिखी हुई 103 ग्रंथ है वहाँ थे, और जिसे पढ़ने के लिए लेखक है वह लालायित होता है और उसका मन उन किताबों में रम जाता है। एक एक पोथी है वो 15-15 सेर से अर्थात 15 किलो से कम नहीं थी। इसी समय में सुमति ने लेखक से पूछा कि वह अपने आसपास के मेहमानों से, दूसरी बात पूछा यह कि वह अपने आसपास के यजमानों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस समय में लेखक का मन है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में था, इसलिए लेखक ने उसे जाने की अनुमति दे दी। सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया और दोपहर तक सुमति वापस आ गए। जबकि लेखक सोच रहे थे कि शायद उनको आने में 1-2 दिन लगेगा, तब तक मैं किताबें पढ़ूंगा, लेकिन दोपहर तक ही वह आ गए थे। चूँकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर वह अपने लासा की यात्रा की ओर चल पड़े। तो इस पाठ में हमने ये देखा कि इस पाठ में है लेखक की नेपाल से लेकर जो तिब्बत की राजधानी लासा है उसकी यात्रा है। उसके बीच में बहुत सारी जगहों के भी नाम आए और वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों की व्यवस्था क्या है, ये भी हमने जाना। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसको जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तिब्बती भाषा में भी प्रचलित हैं या क्षेत्रीय शब्द भी है जिनके जानना हमें ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है डाँडा। डाँडा का अर्थ है ऊंची ज़मीन। थोनला ये तिब्बती सीमा का एक स्थान का नाम है, गांव का नाम भी कह सकते हैं। बीटे, बीटे का अर्थ है टीले के आकार का ऊंचा सा स्थान। जिस प्रकार रेगिस्तान में टीला होता है जहाँ पर रेत है काफ़ी ऊपर पहाड़ के समान उठी हुई होती है, उसी प्रकार का जो स्थान होता है पहाड़ी इलाका, उसे बीटे कहते हैं। कंडे जो गाय भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। सत्तू ये तो हम सभी जानते हैं। थुक्पा ये एक तिब्बती शब्द है और एक खाद्य पदार्थ है। थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ है। इस तरह से गंडा ये मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस गंडे का प्रयोग किया जाता है। चीरी का अर्थ है चीरना, भरिया जिसे हम कुली भी कहते हैं, भार ढोने वाला। सुमति के बारे में हम जान ही चुके हैं। चिट्टे, चिट्टे यहाँ पर अनुमति पत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात तिब्बत में जाने के लिए नेपाल से जब तिब्बत में जाते हैं तो जेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए, तिब्बत में जो ही हम प्रवेश करते हैं नेपाल से तो वहाँ पर जेनम गांव है, वहाँ पर एक नदी पे पुल पार करने के लिए वहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमति पत्र देना जरूरी है, जिसे चिट्टे कहा गया। इस पाठ में एक जगह ये शब्द आया दोकिन वस्तु, अर्थात जिस समय में लेखक और सुमति घोड़े पर सवार होकर जा रहे होते हैं तिंगरी की ओर, उस समय में लेखक का जो घोड़ा था वह लेखक अपने घोड़े पर सवार होकर मस्ती से चल रहा था। तो लेखक उस समय में अपने को है वह दोकिन वस्तु के रूप में है वह चर्चित कर रहा है कि मैं ऐसे चल रहा हूँ जैसे मानो कि दोकिन वस्तु चल रहा हो। तो दोकिन वस्तु कौन है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज जो 17वीं शताब्दी के थे, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट उपन्यास का एक नायक है जिसका नाम है दोकिन वस्तु, और ये नायक भी है घोड़े पर अपने मस्ती के मूड में है, वह चाल से चलता रहता है। तो लेखक जिस समय में वह तिंगरी की यात्रा उन्होंने लेखक और सुमति ने घोड़े से की थी, लेखक का घोड़ा है वह धीमे चल रहा था, तो उस समय में लेखक है अपने को ऐसा महसूस कर रहा था कि मानो कि वह है दोकिन वस्तु की तरह चल रहा हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आप इस पाठ का है पूर्ण जो पुस्तक में है उसका अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात इन प्रश्नों को भी आप देखेंगे
कि यात्रा वृत्तांत विधा का क्या आशय है, अर्थात लेखक जब कोई यात्रा करता है और उसको कलमबद्ध कर देता है तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। लेखक ने अपनी यात्रा भिखारी के वेश में क्यों की? लेखक ने अपनी यात्रा भिखारी के वेश में इसलिए की क्योंकि उस समय में भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। लेखक का सहयात्री कौन था? सुमति। तिब्बती समाज की कोई दो विशेषता बतानी है कि वहाँ जाति पाति की कोई भी भेदभाव जैसी व्यवस्था नहीं थी, स्त्रियों में भी कोई भी कुप्रथा पर्दा प्रथा जैसी नहीं थी। कंजूर, बौद्ध धर्म के जो अनुवाद ग्रंथ है वह कंजूर कहलाते हैं। तिब्बत में अधिकतर है वह बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। लेखक को अपनी यात्रा में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये हम आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। लेखक मार्ग में अपने साथी से किस कारण पिछड़ गया? उसका घोड़ा धीरे चल रहा था और रास्ता भटकने के कारण। और थुक्पा क्या है? इस वीडियो में थुक्पा शब्द है, एक खाद्य पदार्थ होता है जो तिब्बत में है, वह उसका चलन है, तो एक खाद्य पदार्थ है तिब्बत का जिसे थुक्पा कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही इस पाठ में।